ठीक है, दो तीन ही कॉन्सेप्ट इसमें छोटा छोटा सा है जो याद रखना है, जिससे क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चंस मैक्सिमम बैंकिंग एग्जाम में पूछता है, रेलवे में कभी एक दो ऐसा मैक्सिमम दे दिया, और इसका अगर सोल्यूशन तुमको आता है करना तो एसएससी के एग्जाम में मान लो एक इक्वेशन तुमको बनाना पड़ा तो उसको भी सॉल्व करने में ये हेल्प कर देगा, जो मैं कॉन्सेप्ट आज बताने जा रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और देख के आंसर कैसे बताएं बेसिकली एक ही बार में। वो वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक बिल्ड करेंगे। बेसिक अगर समझ गए तो तुम सेकेंड्स में क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि उसी को ट्रिक बोलते हैं यहाँ पे। इतना क्लैरिटी होना चाहिए तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कि देखो और आंसर पता चलना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ ही करेंगे प्रैक्टिस। देखो इसको मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। इधर देखो, ये जो दिख रहा है ना एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 18, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली बात तो हम लोग इक्वेशन शब्द पे चलते हैं, जिस रिलेशन में इक्वल टू साइन लग जाए उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। इक्वल टू साइन से निकल के आया क्या, इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक कब बोलते हैं, जब एक एक्सप्रेशन में, इसको एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का हो वो 2 हो। क्या बताया, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का हो वो 2 हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वेरिएबल क्या होता है, जो भी अल्फाबेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, एक्स दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। अगर वाई भी है तो वाई भी वेरिएबल हो जाता है इस इक्वेशन में। तो दो चीज़ों से बनता है यहाँ पे इक्वेशन, एक है वेरिएबल और दूसरा है नंबर जो वेरिएबल के आगे पीछे लगा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया कोफिशिएंट। इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करके टर्म बनता है। शब्दों को समझना, वेरिएबल और कोफिशिएंट आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एक टर्म बनाते हैं। वो टर्म आपस में मिलके क्या एक्सप्रेशन बनाते हैं। वो एक्सप्रेशंस को जब इक्वल टू साइन लगा देते हो तो इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, ये इसका बेसिक शब्द है जो तुमको पता होना चाहिए। फिर से बताता हूँ, वेरिएबल कोफिशिएंट मिलके बन गया टर्म, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। ठीक है, इक्वल टू नहीं लगा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन, इक्वल टू लग गया तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। शब्द क्लियर है, क्योंकि जब भी तुम कोई बुक उठाओगे पढ़ने के लिए उसमें ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं जो मैंने तुमको मीनिंग बताया, तो मीनिंग पहले से बताओ पता होगा तभी तो बुक को भी समझ पाओगे, तो इसलिए मैंने बता दिया। अब देखो, इस इक्वेशन को मैंने बोला कि हम लोग इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, 3 अगर हाईएस्ट पावर होता इसमें, अगर y यहाँ पे क्यूब होता, तब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो टेंशन मुक्त रहो, हमारा सिलेबस में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक शब्द जो है वो क्वाड से आया। क्वाड मतलब होता है 4। ठीक है, हम लोग क्या है, किस तरह के एनिमल्स हैं, पेडेस्ट्रियन एनिमल है, 2 पैर पे चलने वाले को बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। तो जो फुटपाथ होता है ना, फुटपाथ का और एक सिनोनिम क्या है जिस पे हम लोग चलते हैं ना, पेडेस्ट्रियन वे।
ठीक है, रोड तो जिधर गाड़ी चलता है ना इंसानों के चलने के लिए, फुटपाथ को हम लोग इंग्लिश में, और एक शब्द है पेडिस्ट्रियन वे बोलते हैं, ठीक है। तो पेड, पेड मतलब होता है पाँव, संस्कृत से गया है, पैर से पेड, इंग्लिश में जाके पेड हो जाता है, ठीक है। अब देखो, तो उसी तरह चार को हम लोग बोलते हैं क्वाड, क्वाड्रिलेटरल सुना है ना मैथ्स में, ज्योमेट्री का एक शेप होता है क्वाड्रिलेटरल, किसी भी शेप में अगर चार साइड्स हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल, चार साइड्स हैं, तो क्वाड मतलब होता है चार। तो इसका नाम पावर तो 2 है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्यों? 2 बार हो जाता है, 2 and 2 नहीं 2 और 2 मल्टीप्लाई थोड़ी होता है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्योंकि इसका इक्वेशन जब बनाओगे ना, सॉरी इक्वेशन का ग्राफ जब बनाओगे ना, तो इस तरह का कुछ ग्राफ वगैरह बनता है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनका, तो वो क्या करते हैं ना, वो एक एरिया प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एरिया प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, चार साइड्स चाहिए होते हैं, है ना, चार डायमेंशंस में जा रहा है ना ये, लेफ्ट राइट अप डाउन, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। बात समझ में आया? ये तो ऐसे सिलेबस में नहीं, बस नाम कहाँ से आया इसलिए बता दिया, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं सेकंड्स में। पहले तुमको थोड़ा डिटेल बताऊंगा, वो समझ गए तो सेकंड्स में कैसे सॉल्व करेंगे वो भी समझ में आ जाएगा। बस उसी स्टेप्स को हम लोग मेंटली कर लेते हैं फटाफट। नॉर्मल हम लोग स्कूल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता था, मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है, तो क्या करते थे, याद अगर हो, किसी को पता है? मिड टर्म फैक्टराइजेशन को सुना है? कोई बात नहीं। इसको देखो मैं लिखता हूँ, इक्वेशन को पहले लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने क्या किया, इक्वल टू को एक साइड फेंक दिया, अब बाकी सब कुछ को एक साइड फेंक दिया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी को। तो इसको अब हम लोग कैसे स्कूल में सॉल्व करते थे कि 3x को हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस करके लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तुम लिख सकते हो 2 + 1, प्लस में लिखना चाहते हो, या 4 - 1 लिख सकते हो, 4 - 1 भी 3 आ जाएगा, 5 - 2 भी लिख सकते हो, 13 - 10 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो 3x को। क्या मैंने बताया, मान लो 7x - 4x लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, 13x - 10x लिख सकते हो, 23x - 13x कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन दोनों को आपस में ऑपरेशन जो भी है प्लस माइनस ही कर सकते हैं, और वो करके आना क्या चाहिए, 3x आना चाहिए, 23 और क्या 20 होगा ना, सॉरी 23 - 20 3x होता है, मतलब कुछ भी हजार इन्फिनिट तरीका है इसको लाने के लिए। लेकिन इसमें से तुमको ऐसा पिक करना पड़ेगा वैल्यू जो आपस में मल्टीप्लाई होके, इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 मानना पड़ेगा, ठीक है। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 मानना पड़ेगा। इसका कोफिशिएंट क्या है, -28 है, इसमें वेरिएबल नहीं है लेकिन कोफिशिएंट -28 है। तो जो भी हो, उस जिस टर्म में इसको दो टर्म, एक टर्म को दो टर्म में तोड़ना है, ऐसे करके जैसे भी प्लस माइनस में तोड़ो, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -28 है, ठीक है, माइनस साइन है, तो 1 × -28 कितना होगा, -28। तो ऐसे करके दो टर्म्स में, एक टर्म को दो टर्म में ऐसे करके तोड़ो कि उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो मैंने बोला कि एक टर्म को दो टर्म में तोड़ने के लिए इन्फिनाइट सॉल्यूशंस है। मैं 13 × -10 भी कर सकता हूँ, तो 13 × -10 करेंगे तो आएगा कितना, -130।
तो -130 तो आ नहीं रहा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसको नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन ये अप्लाई कर सकते हैं ना कि 7 इंटू -4 कितना होता है, -28। 7 इंटू -4, माइनस साइन है ना -4 के पास, तो माइनस और 7 का साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 7 इंटू -4 कितना होता है -28, और इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन भी कितना था -28, मतलब इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ अब, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x माइनस 28 इक्वल टू 0। 3 भी है, हाँ 3 को ही लिखा ना हमने, 7x माइनस 4x है ना। 3x को हमने एक टर्म था उसको 2 टर्म में तोड़ दिया, मिड टर्म फैक्टराइजेशन बोलते हैं। मिड टर्म, ये जो मिड टर्म था ना, बीच में जो टर्म था उसको हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज मतलब तोड़ते हैं, तोड़ के 2 टर्म में कर दिए, और वो 2 टर्म आपस में मल्टीप्लाई होके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन शुड बी इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 1 है जो दिख नहीं रहा है, बात समझ में आया? ऐसे करके तोड़ना है, तब क्या हो जाएगा कि एक ही 2 ऑप्शन होगा। अब देखो इसके बाद हम लोग स्कूल में क्या करते थे कि इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, सॉरी इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है 4 एज अ फैक्टर कॉमन है दोनों में। यहाँ पे कॉमन ले लिया x, तो यहाँ पे बच गया ब्रैकेट के अंदर क्या, इन दोनों में x प्लस 7। यहाँ पे -4 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे भी x, माइनस नहीं, माइनस हमने कॉमन ले लिया ना, तो ये माइनस भी निकल जाएगा और यहाँ पे बच क्या जाएगा प्लस। ठीक है, हमको पता है ना माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस 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 ही होता है। तो देखो एक माइनस अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बच क्या जाएगा अंदर में प्लस प्लस 7। तो देखो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, दिख रहा ना, मतलब हमने सही किया है, कोई गलती नहीं है। अब देखो x प्लस 7 दोनों में कॉमन है। अब देखो पहले कितने टर्म थे, 4 टर्म थे, अब कितने टर्म हो गए 2 टर्म हो गए। देखो ये एक टर्म है, अब ये एक टर्म है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है इसीलिए एक सिंगल की तरह काम करेगा। सिंगल कोफिशिएंट तो नहीं बोलेंगे इसको, कोफिशिएंट प्लस वेरिएबल के फॉर्म में है, लेकिन ब्रैकेट है तो इसलिए एक फॉर्म में है। ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, 4 टर्म से हम लोग 2 टर्म में आ गए। अब अगर मैं 7 प्लस एक्स कॉमन ले लूं तो x यहाँ पे 4 कॉमन था, x माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। इससे मैं ये लिख सकता हूं क्या, इससे मैं ये लिख सकता हूं कि x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब कितने टर्म से इस साइड बताओ तो ना, एक टर्म है। मैंने क्या बोला था, टर्म आपस में अलग कैसे होते हैं, प्लस माइनस से सिर्फ टर्म्स आपस में अलग हो सकते हैं। देखो यहाँ पे बीच में प्लस था, यहाँ पे एक प्लस था एक माइनस था, कितने टर्म्स थे 3 टर्म्स, प्लस माइनस से अलग होते हैं। देखो यहाँ पे प्लस माइनस से कितने टर्म्स थे 1 2 3 4, लेकिन उसी 4 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया 1 2 टर्म्स में, फिर वो 2 टर्म्स को हमने कॉमन लेके किस में कन्वर्ट कर दिया एक टर्म में। बात समझ में आया? अभी एक टर्म पे है, तो x प्लस 7 इक्वल टू 0 मैं बोल सकता हूं। x प्लस 7 इक्वल टू 0 अगर है तो x का वैल्यू क्या होगा, ये 7 को उस साइड फेंक देंगे तो x का वैल्यू होगा -7, और एक था क्या x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, -4 उस साइड जाके +4 हो गया। यहाँ तक समझ में आया? अगर ये समझ गए हो तो अब देखो क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाएगा।
हमने किया क्या है उसको एक बार मेंटली इमेजिन करो। टर्म था मिडिल टर्म, उसको मैंने ऐसे करके तोड़ा, ये रहा मिडिल टर्म, ऐसे करके तोड़ा कि इन दोनों का कोफिशिएंट होना चाहिए। मुझे क्या पहले से ही दिख गया कि -28 लेके आना है। -28 के लिए मुझे एक प्लस में एक वैल्यू चाहिए, एक माइनस में वैल्यू चाहिए, क्योंकि प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तभी सिर्फ माइनस मिलता है, और कोई तो ऑप्शन नहीं है ना माइनस लाने के लिए। प्लस माइनस ही आपस में करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लस अगर लाना होता वैल्यू, अगर यहाँ पे +28 होता तो +28 लाने के लिए दो तरीका था, या तो दोनों वैल्यू माइनस कर दो या दोनों वैल्यू प्लस रखो। क्या करते? +7 +8 कर सकते थे, या -7, क्या 7 और क्या था 4 था ना, 7 +7 +4 ले सकते थे, +28 आता, या फिर -7 -4 भी लेते तभी भी +28 ही आता, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तब प्लस अगर लेना होता तो, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो तभी माइनस एक ही तरीके से आ सकता है, प्लस माइनस हो तो। यहाँ पे माइनस साइन था, है ना, माइनस हमें वैल्यू चाहिए था मल्टीप्लाई करके, तो हमें एक प्लस लेना था एक माइनस लेना था। तो 3x को हमने कैसे खोला? +7 -4, तो वैल्यू भी फाइनली ऐड करके प्लस में आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके माइनस में आना चाहिए, -28 इस इक्वेशन के हिसाब से। तो हमने क्या किया, उसको हमने जैसे ही तुमको ये मिल गया वैल्यू, एक होगा +7 एक होगा -4, मेंटली अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो तो आंसर तुम्हारा आ गया है। एक बार तुम पेन उठा के लिखोगे +7 और एक बार उठा के लिखोगे -4, ये तुमने मिड टर्म सोच लिया। अब देखो उसके साथ हमने क्या किया था, +7 -4 था, होते होते देखो फैक्टर के फॉर्म में क्या आ गया, +7 -4 आया ना। अब बस इतना हुआ था कि ये जो साइन था +7 के जगह -7 हुआ था आंसर, और -4 के जगह x का वैल्यू क्या निकला था, 4। तो हमें पता है कि अब हमें बस साइन को पलट देना। अगर यहाँ पे तुमने +7 लिया था तो होना चाहिए क्या, -7, और यहाँ पे माइनस लिया था तो +4। अब बस कैच एक इतना है कि अगर यहाँ पे कोफिशिएंट का वैल्यू 2 देता तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, आंसर डायरेक्ट आ गया। बात समझ में आया मैं क्या बोला? तुम अगर इसको मेंटली इमेजिन कर सकते हो कि 3x को 7 और 4 में तोड़ना है, तो आंसर क्या होगा, x का वैल्यू 7 और 4 का साइन उल्टा कर दो और डिवाइड किससे कर दो, जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट था। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, 1, तो इसको 1 से डिवाइड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 से डिवीजन हमेशा होता ही है। बात समझ में आता? लेकिन अगर यहाँ पे होता 2x स्क्वायर, तब हमें 2 भी यहाँ पे डिवीजन में डालना पड़ता है, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। तो x का दो वैल्यू आ गया, एक क्या आया -7, एक आया +4। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक आया -7 एक आया +4। समझ में है? अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लिखने को एक बार मैं बोलूंगा, अभी तुम बस समझ लो। इस इक्वेशन का आंसर बताओ तो देख के। 63 है, इसको इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 × 63 63 होता है। ये क्वेश्चन इजी है क्योंकि यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है वाई स्क्वायर का। तो 63 को लाने के लिए मैं उसको कैसे तोड़ूं, 16 को दो टर्म में। 63 का देखो, इसीलिए मैं बोल रहा था कि टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, इसीलिए टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। टेबल याद होगा तभी यूज कर सकते हो। यहाँ पे 63 किसके किसके टेबल में आता है, थ्री के टेबल में हम आता है, बट वो 3 और 21 होगा क्या, कुछ कर सकते हो इसका? 21 और 3 को कुछ भी करोगे तो आएगा क्या 16? नहीं आएगा। 21 - 3 करने से 18 आता है, नहीं होगा। और किसके टेबल में आता है 63? 3 से डिवाइड किया, 3 के बाद देखो किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, 60
60 के बाद 3 बच जा रहा है ना, 6 से भी नहीं हो रहा है, 7 से हो रहा है। अबे 7 के टेबल में आता है तो 7 का टेबल भी याद करके जाएगा आज। 7 9 जा 63, कुछ ऐसा 7 और 9 के साथ करूं क्या कि वो 16 हो जाए। 7 + 9 16 होता है ना। तो हमने इसको ऐसे करके 63 को तोड़ा, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि 3 × 21 भी ले सकते थे, 3 × 21 भी ले सकते थे, लेकिन वो हो रहा था 63, लेकिन वो हमें कुछ भी ऐड माइनस करके नहीं हो पा रहा था 16। लेकिन अगर मैं क्या लूं 7 और 9, 7 और 9 लूं तो मुझे पता है कि जैसे ही 7 और 9 लूंगा 7 + 9 16 भी हो जाता है और 7 × 9 63 भी हो जाता है। तो ये बात अगर मुझे पता है तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए, बट साइन क्या होगा, पलट जाएगा ना, मैं बताया -7 और एक -9। इसको डिवाइड बाई क्या करते हैं, इसका कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है इसलिए डिवाइड करके कोई फायदा नहीं, आंसर मिल गया। तो देखो ऐसे ही सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, 1000 बार बोल चुका हूँ। हाँ तो प्लस ही आया था ना, +7 + 9 करते, फिर ऐसे कॉमन लेते लेते हमको पता है यहाँ तक पहुँचते और 4-5 स्टेप आगे जाते, तब क्या होता, साइन क्या हो जाता, पलट जाता। हमने स्टेप्स आगे आगे जाके क्या देखा कि साइन फाइनली जाके क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया दिया, डायरेक्ट रिवर्स कर दिया साइन को। जैसे ही हमें इसका यहाँ पे मिड टर्म को तोड़ने वाला टर्म्स पता चल गए, एक होता 7 एक होता 9, इसलिए हमने ले लिया वैल्यू y का क्या, -7 -9। फिर से बोल, कोई भी तुमको साइन वहां पे मिल रहा है उसको उल्टा करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 16 को क्या मिला था, +7 + 9 ना, ये -7 -9 वो कब लेते हैं, अगर -16 होता है यहाँ पे तब माइनस, लेकिन -16 थोड़ी है यहाँ पे, या तो +16 है। बात समझ में आ रहा है, अगर यहाँ पे माइनस साइन रहता, -16 रहता तब -7 -9 लेते, और फिर उसको इन्वर्स करके -7 की जगह +7 -9 की जगह +9 लेते आंसर में, अगर यहाँ पे -16 होता तो। बात समझ में आ रहा है। अब देखो बैंकिंग में कैसा क्वेश्चंस पूछते हैं कि तुमने इसका वैल्यू निकाला y का वैल्यू -7 -9 और इसका निकाला x का वैल्यू -7 + 4। देखो दिख रहा है, तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसा पूछता है बैंकिंग में कि ये 5 ऑप्शन हो सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। या तो x का वैल्यू हमेशा y से बड़ा होगा, x का वैल्यू हमेशा y से बड़ा होगा, यहाँ पे हमने x का वैल्यू निकाला था इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में y का वैल्यू निकाला था। तो रिलेशन तुमको 5 तरह का पूछेगा, या तो x का वैल्यू हमेशा y से बड़ा होगा, या फिर x का वैल्यू बड़ा होगा, या फिर इक्वल होगा y के। इक्वल कैसे होगा कि मान लो यहाँ पे 4 आंसर था, यहाँ पे -7 आंसर है, यहाँ पे -7 आंसर है, एक ऐसा पॉइंट तो आएगा ना कि जिसमें y और x का वैल्यू सेम है, -7 है, ये भी -7 है, और ये क्या है -9 है और ये 4 है, तो बड़ा कौन है दोनों में, 4 बड़ा है, तो इसलिए x, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, तो x बड़ा है y से, क्योंकि इसके पास -7 है, इसके पास भी -7 है, बराबर का बात है। लेकिन ये 4 है, ये -9 है, तो बड़ा कौन हुआ, ये हुआ, x बड़ा हुआ। लेकिन इस -7 के चलते ये इसका इक्वल भी हो सकता है ना कभी, इसीलिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये रिलेशन होगा। तो ये सेकेंड ऑप्शन भी हो सकता है। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता था, x इज स्मॉलर देन y, उल्टा उसी तरह x इज स्मॉलर देन इक्वल टू y, ये भी हो सकता था। और ये अगर चारों ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो क्या, x इक्वल टू y और द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, फिफ्थ ऑप्शन पे हमें टिक करना है। ऐसे बैंक में पूछता है, मतलब दोनों को सॉल्व करो और उनका रिलेशन आपस में बताओ।
ये बैंक में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर आया, इस x का वैल्यू आया -7 -4, इसका वैल्यू आया -7 -9, तो x बड़ा है कि y बड़ा है, x बड़ा है। अब x ग्रेटर है सिर्फ कि ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये सेकंड ऑप्शन राइट हुआ, बी। बात समझ में आया, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेकंड्स में कर सकते हो अगर तुमको बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसको लिखो पहले फिर मैं बताता हूँ, ये बात लिख लेना, शॉर्टकट लिख लेना या फिर ट्रिक लिख लेना, रिवर्स reverse sign of mid-term coefficients after breaking and divide by x square coefficient। ये डायरेक्ट ट्रिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है। इसको लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा, तो दिमाग में सॉलिडिफाई हो जाएगा। लिख लिया, हो गया लिखना सबका, फटाफट लिखो। उस बात को लिखा, रिवर्स तो लिख, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया ना सबने प्रज्वल? अब देख, सेम कॉन्सेप्ट पे एक दो क्वेश्चंस करेंगे ना तो एकदम सॉलिडिफाई हो जाएगा कॉन्सेप्ट। सॉरी, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसको कर। पांच ऑप्शंस पता है ना, ए बी सी डी हमने देख लिया था। कर इसका आंसर डायरेक्ट बता दो, बिना पेन पेपर उठा, क्या होगा इसका? क्या बताया था, कैसे करके तोड़ना है इसको? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उसमें तो 1 था, इसमें 5 है, 36 इंटू 5 180। 180 को कैसे करके तोड़े, मतलब सॉरी 180 का फैक्टर होना चाहिए और वो -29 को तोड़ना है ऐसे करके। 180 का प्लस माइनस नहीं, -29 का ऐसे करके तोड़ो कि दोनों को मल्टीप्लाई करके आना कितना चाहिए, 180। बात समझ में आया?
क्या क्या इसका फैक्टर्स है, नीचे से ही चलो। 2 इंटू 90 बोल सकते थे, हमेशा है ना फैक्टर्स जोड़ी में रहते हैं। 180 का खुद एक 180 फैक्टर है, तो उसका जोड़ी कौन है, 1। 180 इंटू 1 होता है 180, 2 इंटू 90 होता है 180, 3 इंटू 60 होता है 180। मैं एक एक डिवाइड करते चल रहा हूँ नीचे से, ठीक है। और क्या 3 के बाद क्या आ जाएगा, 4। 4 से भी नहीं होगा क्योंकि दूर दूर वैल्यूज है, एक बार कर भी लो। 4 से करेंगे कितना आएगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा ये, करना क्या है, होता है डिवाइड। तू बता आंसर कितना होगा, 180/4। 45 होता है। क्या बताया, क्या क्या हो सकता है, और 4 और इंटू 45 होता है ना, तो दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो -29 नहीं होता है। और आगे चलते हैं, 5 पे जा सकते हो। लेकिन तुमको पता है कि 29 करना है तो देखो बहुत दूर दूर से स्टार्ट कर रहे थे हम लोग। क्या क्या हमने देखा, 1 इंटू 180, 2 इंटू 90, 3 इंटू 60। लेकिन ये दो को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो 29 नहीं हो रहा है। अगर आस्ते आस्ते ऐसे जाओगे तो टाइम लगेगा, तो प्रैक्टिस करना यहीं पे फायदेमंद होता है। मुझे पता है कि पास में और ऊपर जाना है तो मैं सीधा चला जाऊंगा कहाँ पे, 180 के पास अगर जाना है तो 10 इंटू 18। 10 इंटू 18 अगर करता तो इसके आसपास आ जाता। ट्वेल्व से नहीं हो रहा है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा आगे नहीं चला गया 12 से, नीचे से देखता ना। यहाँ पे देख के क्या लग रहा है, 10 और 18 अगर मैं ले लूँ फैक्टर के तौर पे, क्या 10 और 18, 10 इंटू 18 118 होता है, 180 होता है। 10 प्लस 18 कितना, 28। अब क्या, पहले हम लोग ज़्यादा थे, अब हम लोग वैल्यू क्या हो गया, इससे कम आ रहा है, मतलब हम लोग कुछ आगे ही, कुछ ज़्यादा ही आगे चले गए। बात समझ में आ रहा है, तो थोड़ा और पीछे चलना चाहिए। 10 से पीछे में क्या है फैक्टर इसका, 9। 9 इंटू, बट 9 से डिवाइड करेगा कितना आएगा, 180 को 9 इंटू 18 क्यों बोल रहा है, 20। 9 से डिवाइड करता 20 आएगा ना। अब देख, अब ये मिल गया। 2 इंटू 90 क्या होता है, 180। और 2 और 19, 20 और 19 को क्या करूं, प्लस करूं, तो प्लस करने से तो -29 नहीं आएगा। दोनों को माइनस करना पड़ेगा तभी तो -29 आएगा। देख 9 इंटू 20 आ गया, अगर +20 और क्या लेगा, -9 लेगा, तब तो ये तो 11 दे रहा है, ये यूज नहीं हो सकता। +20 +9 लेगा तो ये दे रहा है +29, ये यूज नहीं हो सकता क्योंकि -29 चाहिए। -20 और -9 लेना पड़ेगा तभी आएगा क्या, -29। अब हमें मिड टर्म के वो दो टर्म्स पता चल गए जिसको हम लोग उसमें तोड़ सकते हैं मिड टर्म को। जैसे ही तुमको पता चला -20 और -9 है, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -20 -9 मिला ना। अब क्या करते हैं, उसके बाद साइन को पलट देते हैं, -29 के जगह 29 और, अरे 29 क्यों लिख रहा हूँ, 9 और 9। लेकिन एक चीज बच गया, हाँ कोफिशिएंट से डिवाइड करने का। 5 है ना कोफिशिएंट यहाँ पे, x² का कोफिशिएंट, तो हो क्या जाएगा, एक हो गया 4, एक हो गया 9/5। तो इसके x के दो वैल्यू निकल गए, 4 और 9/5। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं। उसी तरह इसका निकालो, 10y² -3y,
देखिए कौन पहले करता है। वो जो भी बोल रहे हैं वो आना चाहिए। -27 -3 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वो -3y आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए। 270 है, कोई इशू नहीं है, तुमको रेंज पता चल जाएगा। देखो प्रैक्टिस करोगे ना तुमको आदत पड़ जाएगा कि किस रेंज में होना चाहिए। क्या -3y को ऐसे करके तोड़ना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है, -270, ठीक है। y अभी हटा देता हूँ, -3 है। तो तुमको पता है इसका फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तुम एक 1 इंटू 270 होता है एक फैक्टर, 2 इंटू 135 हो सकता है, 3 इंटू फिर आगे क्या होगा 90 हो सकता है। लेकिन ये दिख रहा है ना कि अभी नंबर्स बहुत बड़े हैं और आपस में गैप बहुत है, तो हमें फटाक से एकदम कहाँ जाना चाहिए, बीच में जाना चाहिए। इसको कैसे और तोड़ सकते थे, 27 इंटू 10 कर सकते थे ना। और आगे जाएंगे तो बताइए, 27 इंटू 10 देख लिए। अब क्या था, गैप बहुत छोटा हो गया, गैप तो अब छोटा हो गया ना। हम लोग कहाँ से शुरू किए थे, 1 और 270 से शुरू किए थे, फिर 2 और 135 देख रहे थे। हमने पता कि बहुत ज़्यादा गैप है, तो ये 3 लेके आना बहुत मुश्किल है, -3 लेके आना बहुत मुश्किल है। तो हमने फटाक से सीधा कहाँ पे चले गए, 10 पे चले गए, 10 और 27 पे। अभी भी गैप है लेकिन पहले से तो कम है ना, ये तो बहुत बड़ा बड़ा गैप था। 10 के बाद नेक्स्ट इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 11 से डिवाइड करके देखो, नहीं हो रहा है। 12 से देखो, 12 से होगा क्या ये, नहीं होगा। 13 से तो नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 16 से तो नहीं होगा, 17, 18, 19 से भी नहीं होगा। अरे यहीं पे देख लो ना, 10 है और 27 है। 27 किससे बनता है, 9 और 3 से, 9 इंटू 3 2 और 5 से बनता है। यही सब फैक्टर्स है, इसी को यूज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ घुमा घुमा के। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, 5 3 ज़ा 15 हो सकता है एक फैक्टर, 9 2 ज़ा 18, मिल गया। 14 के बाद नेक्स्ट हमें 15 से करना था, 15 से डिवाइड होता ही है, तुमने बोला नहीं होता। 15 से डिविजिबल है, 15 से डिवाइड करो 270 को, 1 टाइम, उसके बाद बच गया कितना 120, 18 टाइम्स। आ रहा है कि नहीं आ रहा, 5 हमने इस 10 और 27 को लिया था, फिर 10 और 27 को भी फैक्टर्स में हमने खोल के देखा था कि हमारे दिमाग में जल्दी क्लिक कर सके। 27 को मैंने लिख दिया 9 इंटू 3, 10 को लिख दिया 2 इंटू 5। अब मेरे को दिख रहा है कि 5 इंटू 3, 10 के ऊपर जाना ना फैक्टर, क्योंकि अभी भी गैप था 10 और 27 में। तो 10 के बाद क्या ले सकते थे, 5 3 ज़ा 15 एक फैक्टर ले सकते थे। 15 अगर फैक्टर ले लेंगे तो बच क्या जाएगा, 9 और 2 18, 9 इंटू 2 18, तो 15 और 18 होगा क्या, होगा। क्या होगा, 18 माइनस 15 कि 15 माइनस 18, +15 माइनस 18, सही बोला। तभी तो -3 आएगा, +15 माइनस 18, तभी तो -3 आएगा। अगर 18 माइनस 15 करते तो क्या आता, +3 आता। +3 थोड़ी था ऑप्शन में, -3 था ना, मिड टर्म में -3 था, +3 नहीं था। तो हमें फैक्टर्स क्या क्या मिल गए, प्लस प्लस नहीं, मिड टर्म कैसे तोड़ रहे हैं, +15 माइनस 18 से। तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका साइन पलट देते हैं, -15 और +18, -15 +18 बड़ा करके लिखना पड़ेगा।
-15 और +18। लेकिन एक चीज बच गया ना, लास्ट काम क्या करते हैं हम लोग, किससे डिवाइड करते हैं? कोफिशिएंट से, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या फिर वाई स्क्वायर जो भी है। इसका कोफिशिएंट क्या था 10, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 10 से। तो 15/10 क्या होता है 3/2 और 18/10 क्या होगा 9/5। तो y के दो वैल्यूज आ गए 3/2 9/5। इसका वैल्यू क्या आएगा 4 और 9/5। तो रिलेशन क्या होना चाहिए x और y में? x कौन बड़ा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये रिलेशन होना चाहिए। समझ में आया? इसको फटाफट लिख लो, छोटा सा है, इक्वेशन लिख लो और ये किस तरह से हमने निकाला वो लिख लो। गैप हम लोग देखते हैं बेसिकली, अरे यार गैप देखते हैं, उससे हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि कहाँ तक आगे जाना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस भी थोड़ा इसमें अपना दिखाना पड़ता है। फटाफट करो। जो लोग लिख लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन को करो। कोशिश करो कि देखो मेंटली करने का। यहाँ पे क्या दिख रहा है 7 और 9, 7 और 99। 99 को मैं ऐसा सोच सकता था 9 और 11, और यहाँ पे 7 है। 9 यहाँ पे सोच सकता हूँ ना 9 और 11। इस 9 को मैं इधर अगर दे दूँ 7 9 ज़ा 63 और यहाँ पे बच गया 11। 11 और 63 का कुछ करेंगे कि तो -54 हो जाएगा। देखो लिख लिया ना, आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड वाला हुआ। देखो इसमें दिया है 7 और 99 और -54 को तोड़ के लिखना है। क्या बोल रहे हो? ऐसे करके तोड़ना है कि वो हो जाए क्या 7 इंटू, अब 594 मल्टीप्लाई करके लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। 7 इंटू 99 लिखो। क्योंकि वही आएगा ना जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हो। कैसे करके तोड़े? मुझे 9 में दिख रहा था क्या, सॉरी 99 में क्या मुझे दिख रहा था 9 और 11। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करता 63 और दूसरा हो गया 11। 11 63 में से 11 माइनस करेंगे तो 52 आ रहा है। सॉरी ये तो नहीं होगा। देखो इन दोनों का गैप कितने, इन दोनों का गैप कितने का आ रहा है 52 का। मतलब हम लोग आंसर के आसपास हैं, बस थोड़ा सा वैल्यू को ट्विक करना है। बात समझ में आ रहा है ना? तो 11 अगर यूज नहीं कर सकते
ये रहा 7, ये रहा 11 और ये रहा 7। 11 इंटू 7 अगर करें 77 और -9 होगा क्या? नहीं होगा। तो 9 को और तोड़ देते हैं 3 और 3 में। 11 इंटू 3 33, 7 इंटू 3 21। 33 और 21 का कुछ हो जाएगा क्या? हो रहा है ना? समझ में आया क्या है? 33 और 21 कभी कभी आगे पीछे ट्राई करके देखना पड़ता है। फैक्टर्स का अगर नहीं हो रहा होता है तो जो भी है ना प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ देना। सारे प्राइम नंबर्स जो होते हैं ना उस फॉर्म के फैक्टर्स में तोड़ देना। 7 तो खुद प्राइम नंबर है। 99 को मैंने पहले 11, ये 11 है, 11 एक प्राइम नंबर है। फिर 9 बचा था, हमने 9 को भी प्राइम नंबर्स में तोड़ दिया 3 इंटू 3। ठीक है, अब इसको देख के अंदाजा लगाना पड़ता है। 4 ही फैक्टर्स बचे हैं, 1 2 3 4। इसी को घुमाना है कैसे ना कैसे करके, क्योंकि इससे ज्यादा फैक्टर्स तो हो नहीं सकते ना। 1 और क्या था 7, 1 और 7 इंटू 99, ये भी एक फैक्टर होता है लेकिन उसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे क्योंकि बहुत दूर दूर है आपस में। 3 फैक्टर्स है 11, 3, 3 और 7। इसी को घुमाना था तो मैंने 7 इंटू 3 किया 21, तो इधर क्या बच गया 33। तो 21 और 33 का ट्राई किया तो देखो -54 हो रहा है। अगर मैं इसको भी माइनस कर दूं, इसको भी माइनस कर दूं तो -33 -21 करूंगा तो आ जाएगा ना -54। तो माइनस माइनस होता तब होता, लेकिन जब x का वैल्यू निकालेंगे तो वो साइन क्या हो जाएगा? +33 और +21, और डिवाइड किससे करना होता है? कोफिशिएंट से, 7 से। तो ये बस कट जाएगा, ये कट के क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गया किसका? x का। अब इस y का निकालें। ये क्या बोल रहा है? -16 को ऐसे करके तोड़ो कि 4 इंटू 15 हो। -16 को ऐसे करके तोड़ो कि उन दोनों को तोड़ने के बाद मल्टीप्लाई करने से क्या हो? 4 इंटू 15 हो। तो मुझे 15 में क्या दिख रहा होगा? 5 इंटू 3, और ये 4 में क्या दिख रहा होगा? प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2। कैसे घुमाऊं कि -16 हो जाए? बताओ फटाफट। दिख रहा है आंसर? बता। इन दोनों को एक साथ ले लो, 2 5 10। अब बच क्या गया? 2 इंटू 3 बच गया 6। तो 10 और 6 अगर हो तो काम बन जाएगा, लेकिन 10 + 6 करूँ कि -10 -6, तभी क्या आएगा? हाँ ठीक है, -10 इंटू -6, तो प्लस कितना आना चाहिए? प्लस में आंसर आना चाहिए। हाँ प्लस में ही है ना, 4 इंटू 15 प्लस ही है। ठीक है, तो प्लस में भी आ जाएगा और -10 -6 होके -16 भी बन जाएगा। तो हमने दो टर्म्स क्या खोजे? -10 -6। साइन क्या हो जाएगा? +10 +6, और डिवाइड किससे करना है? 4 से यहाँ पे करना है। तो ये 10/4 होता है कितना? 5/2 और 3/2। बताओ अब कौन सा ऑप्शन होता ABCDE में से? एक है 3। कौन बड़ा है? ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। y का वैल्यू बड़ा है, x का वैल्यू देख फिर से लिख देता हूँ, 33/7 और 3, ये x का वैल्यू है। देखो कैसे देखते हैं। 33/7 कितना आता है? कितना भी आता हो 5 से जस्ट छोटा होगा 5 से। तो एक मान लो ये फिगर 5 के पास है, ये 3 है, 5 और 3 है। यहाँ पे वैल्यू क्या है? 5/2 कितना आता है? ये इसको मान लो ऑलमोस्ट, ये कितना है 5, और ये क्या है 3। ये 5/2 क्या देता है? 2.5।
और 3/2 क्या देता है 1.5। तो ये 5 जो है ये 2.5 और 1.5 से बड़ा है, ये 3 जो है 2.5 और 1.5 से बड़ा है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन y, पहला ऑप्शन होता। वो चार जो ऑप्शंस देखे थे ना, x ग्रेटर देन y, चार नहीं 5 ऑप्शंस देखे थे, पहला ऑप्शन। इक्वल टू कभी y का नहीं हो सकता, अभी हमने देख लिया। इक्वल टू क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू इसका x का और इसका y का मैच नहीं कर रहा, इक्वल टू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिखो और ये वाला क्वेश्चन 6 जो है वहाँ पे उसको करो। ये ज़्यादा ही बड़ा नंबर हो गया, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। इसको करो, क्वेश्चन 7 को करो। 14x² - 3x + 24 = 0, 28y² - 53y + 24 = 0। ये क्वेश्चन करके हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बंद करते हैं, नया कॉन्सेप्ट अब इसके बाद सीखेंगे। जिसने लिख लिया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को करो। नेक्स्ट मतलब ये वाला क्वेश्चन। सिक्स को 2 × 3 लिख ले। ये 6 को 2 × 3 लिख सकता है ना। हाँ तो उसको भी कर सकते हैं ना, 6 हो रहा है मैच किसी से। ये ऊपर वाला तो नहीं हुआ, पहला वाला जो किया 42 और 8 है। अभी इसको इससे करना है 14 42 और 8 नहीं हुआ, नहीं 42 और 8 37 होना चाहिए ना। माइनस करके नहीं हो रहा ना, नहीं होगा। तो इसको 6 के साथ करना 7 6 का कितना होता है 42। अच्छा, तो 7 और 4 को देख ले, 7 4 ज़ा 28 और 12 है, नहीं होगा। 42 और 6 को तोड़ना और 2 और 3 में, 2 × 3 में, तो देख ले 3 × 7 21, उसके बाद 2 × 4 × 2 8 8 × 2 16, 21 और 16 का तो हो रहा है, मैच कर गया। नेक्स्ट का थोड़ा चेक करना, डिफिकल्टी जैसे जैसे बढ़ाएगा ना थोड़ा और ज़्यादा सोचना पड़ता है। सिंपल क्वेश्चन देगा तो सेकंड्स में हो जाता है, बड़ा वैल्यू नहीं देगा ना तो ऐसे देख के आदमी टेबल याद रहता है तो उससे बता देता है। तो किसी से भी कर सकता है ना, फैक्टर्स को बस तोड़ देना। हो गया ना ये वाला, लिखना हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन किया, सब दिमाग चला रहे ना। देखो 14x² - 37x + 24, मतलब -37 को मुझे ऐसे करके तोड़ना है दो टर्म्स में कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 14 × 24 आना चाहिए, है ना। 14 को मैं दो टर्म्स में ही तोड़ सकता हूँ, 2 × 7। 24 को मैं 8 × 3, ठीक है। 8 मतलब होता है 2 × 2 × 2, है ना। 8 2 ज़ा 16, 7 3 ज़ा 21, 16 और 21 चलेगा क्या, चल जाएगा। क्या करें दोनों को, माइनस करें दोनों को, तब होगा -37, मतलब -16 × -21 करते तो ये आता, और दोनों को माइनस करने के बाद ये आता,
सही आए हम लोग, बता। लेकिन x का वैल्यू क्या होगा, -16 -21 होगा क्या? x का वैल्यू क्या होगा, साइन का, x का वैल्यू क्या होगा, 16 और 21 डिवाइड करना है किसी से, 14 से दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। ये कटेगा 8, ये 7, ये कटेगा 3 2, तो x का वैल्यू 2 आए, 8/7 और 3/2। चलो ये हमारा पार्ट सॉर्टेड है, इस पे चलते हैं। अट्ठाईस 24 फिर -53 को ऐसे करके तोड़ना है कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन क्या दे, 28 × 24 दे। 28 को मैं ऐसे बोल सकता हूँ 4 × 7, इस 24 को मैं बोल सकता हूँ 8 × 3। तो करते हैं, करके देखते हैं। 8 4 ज़ा 32, 7 3 ज़ा 21, 32 21 दे सकता है क्या? क्या साइन होना चाहिए, दोनों का माइनस दे दो। तो क्या होता है, -32 -21 मिलके होता है -53, और -32 इंटू -21 होता है 28 × 24। समझ में आता है? तो y का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, y का वैल्यू क्या होगा, बता जल्दी। 32 21 डिवाइडेड बाई क्या क्या है, 28 28, कट कर दे इसको, इसको 7 से कट कर दे 3 बार 4 टाइम्स, इसको 8 से, किसको कट कर दे, इसको 4 से कट कर दे 16 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, तो 2 हो गया 16/7 और 3/4। अब देखो कौन बड़ा है, बताओ। देखो कैसे देखते हैं कौन बड़ा है, क्योंकि 4 वैल्यूज है ना इन्वॉल्व, तो एक एक वैल्यू को तुमको उठा के देखना होता है। इसका उन दोनों के साथ देखो, फिर इसका उन दोनों के साथ देखो। 8/7 क्या, 16/7 कैसे है, सॉरी 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 8 होगा ना, कट गया, चलो थैंक यू फॉर द करेक्शन। 8/7 ना, 4 से काटे थे। 8/7 इसके बराबर है, इक्वल है। 8/7 इससे छोटा है कि बड़ा है 3/4 से, 8 बड़ा है 7 से, इसका मतलब इसका वैल्यू डिवाइड होने के बाद 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, 1 से बड़ा होगा ना। 7/7 पे क्या होता है 1, 8/7 मतलब क्या हो, 1 से ज्यादा हो गया। 3/4 क्या है, 1 से छोटा है कि बड़ा है, 1 से छोटा है ना, क्यों, क्योंकि 4/4 पे वो 1 होता, लेकिन वो 3/4 है, मतलब कम है। तो 8/7 क्या इससे भी बड़ा है। अब देखो 3/2 इससे क्या है, 3/2 इससे बड़ा है कि छोटा है, इससे बड़ा है 8/7 से। 8/7 एक्चुअली होता है 1.14 और 3/2 होता है 1.5, है ना। ये परसेंटेज अगर पता है चैप्टर, उसमें 1/7 का याद है वैल्यू कि 1/7 डेसिमल में 0.1428 होता है। 1/7 कितना होता है, 0.142856। क्यों मुझे याद है, क्योंकि 1/7 को हम लोग परसेंटेज में याद रखते हैं। रुक जा, तो ये हमने देख लिया 3/2 इससे बड़ा है, 3/2 इससे बड़ा है, ठीक है। तो चारों ऑप्शंस में, सॉरी 5 ऑप्शंस में कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट। हाँ 8/7 एक मैच कर रहा था ना, सेकेंड ऑप्शन पे ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, समझ गए ना। आगे अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं।
हाँ अप्रोक्सीमेशन देखो, अब हम लोग चलते हैं क्या अप्रोक्सीमेशन पे। देखो अप्रोक्सीमेशन से नाम से ही पता चल जा रहा है क्या करना है, अप्रोक्सीमेट करना है, करेक्ट। अप्रोक्सीमेट करना मतलब होता है एक आसपास का वैल्यू बताना। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो हम लोग जीवन भर देखते हैं वो है वैल्यू ऑफ पाई। पाई का हमने जीवन भर वैल्यू क्या याद किया है, 22/7, और उसको हम लोग सोचते हैं वो क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दे रहे हैं ना, 22/7। बट वो एक्चुअली 22/7 होता नहीं है ना। वो पाई क्या है, एक सर्कल का सरकमफरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है पाई, ठीक है। उसका वैल्यू 22/7 एक्चुअली में नहीं होता है, वो बहुत बड़ा वैल्यू आता है, ठीक है। तो उसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए क्या शब्द मैंने यूज किया, अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम लोग सिंपल रखने के लिए उसको क्या बताते हैं, 22/7 बताते हैं। तो ये सबसे बड़ा वैल्यू है जो हम लोग जीवन भर अप्रोक्सीमेशन का एक याद करते आए हैं, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हुआ कि लोगों को समझने में आसानी हुआ कि अगर तुम 22 सेंटीमीटर का सरकमफरेंस बनाओगे तो उसका डायमीटर कितने का बन जाएगा, 7 सेंटीमीटर का बन जाएगा। इसी को हम लोग पाई बोलते हैं। बात समझ में आया। तो ये अप्रोक्सीमेशन का एग्जांपल हुआ। अब देखो मान लो तुमको कैलकुलेशन करना था 600 डिवाइडेड बाई 5.99, ठीक है। जिस तरह ये अप्रोक्सीमेशन है यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है समझना अप्रोक्सीमेशन में, कि तुम्हारा जो आंसर आया है वो करेक्ट आंसर से नीचे है कि ऊपर है। अगर नीचे है तो कितना नीचे हो सकता है, ऊपर है तो कितना ऊपर हो सकता है। ये बात तुम समझ गए तो अप्रोक्सीमेशन का सही इस्तेमाल करना सीख गए हो। मेंसुरेशन के डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी कर सकते हो इजीली अगर तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन अच्छा है तो। मेंसुरेशन में क्या होता है कि थोड़ा टफ कैलकुलेशंस देते हैं एंड में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज को प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर ऑप्शंस को तुम सही से यूज करना चाहते हो तो अप्रोक्सीमेशन तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेशन को बस समझने के लिए इतना ही समझना है कि जो तुम राउंड फिगर पकड़ के इसको 6 पकड़ लोगे, 5.99 के जगह इसको तुम बोलोगे ये 6 मान लेता हूँ, तो तुमको आंसर आ जाएगा 100। लेकिन ऑप्शन में दिया है 100.1 और एक ऑप्शन में दिया है 99.9, तुम किसको टिक करोगे? देखा, इतनी कॉन्फिडेंस से गलत आंसर यही बताता है। क्वेश्चन में दो ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन में दो ऑप्शंस दे रखे हैं, एक है 100.1 और एक हो गया 99.9। 100 तुम्हारा अप्रोक्सीमेट करके आंसर आया था। तो अप्रोक्सीमेशन का अगर सही कॉन्सेप्ट तुमको पता है तो तुम क्या बता सकते हो कि जो तुमने अप्रोक्सीमेट करके वैल्यू निकाला है वो राइट आंसर से ज्यादा है कि कम है। ज्यादा है कि कम है ये पता होना चाहिए, कितना ज्यादा है कितना कम है ये भी पता होना चाहिए। अगर डिफिकल्ट टाइम आए तो तुमको पता होना चाहिए कि कितना मुझे उसे बढ़ाने से मैं राइट आंसर पहुंच जाऊंगा, कितना उसको कमाने से मैं राइट आंसर पहुंच जाऊंगा। क्या बताया तुमको, क्या पता होना चाहिए? पहली बात कि राइट आंसर से ज्यादा लाए हो कि कम लाए हो। दूसरा चीज कितना ज्यादा कितना कम, ये दो चीज अगर तुम बता सकते हो तो तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन चैप्टर बढ़िया है। और इसको समझने के लिए परसेंटेज चैप्टर तुम्हारा बढ़िया होना चाहिए इन दो चीजों को समझने के लिए, ठीक है। अब देखो दो कंडीशन हो सकता है। 600/5.9 को हमने 6 पकड़ लिया, 5.9 को 600/6 कर दिया। डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, बढ़ाया। याद रखना डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे तो राइट आंसर पाने के लिए भी आंसर को बढ़ाना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं,
डिनोमिनेटर बढ़ाओगे तो राइट आंसर पाने के लिए भी अपने आंसर को बढ़ाना पड़ेगा। तो तुम्हारा तो आंसर आया था 100, तो राइट आंसर क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है ये आंसर हो, लेकिन ऑप्शन में दिया है 100.1, 100.11। अब तुम्हारे यहाँ पे वॉट लग सकता है, दो ऑप्शन पास में। तुमको तो ये कॉन्सेप्ट पता चल गया कि आंसर मेरा ऊपर होगा कि नीचे होगा, अप्रोक्सीमेशन का आधा पार्ट कर लिया। अब दूसरा पार्ट पता होना चाहिए कि कितना आगे होगा या फिर कितना नीचे होगा। वो कैसे पता करते हैं, वो बस इतना फैक्ट्स है कि तुमने इसको 5.99 को बढ़ा के क्या कर दिया, 6। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि 599 को तुमने 600 पकड़ लिया। कितना बढ़ाया, 1 यूनिट बढ़ाया। तो तुमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 599 को 600 करने के लिए डिवाइड बाय 599 किया होगा और इंटू 600 किया होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? डिवाइड बाय 599 किया होगा, इंटू 600 किया होगा, तभी तो 600 हुआ होगा। तो ये राइट आंसर जो तुम्हारा जो आंसर भी आया उसके साथ भी तुमको सेम काम करना पड़ेगा, 600 बाई 599, तो तुम राइट आंसर तक पहुंच जाओगे। अगर तुम्हारा परसेंटेज चैप्टर अच्छा है तो तुमको देख के पता होगा कि ये जो तुमने 1 का इंक्रीमेंट किया है, इन दोनों के गैप में 1 का जो इंक्रीज किया है वो इसका कितना परसेंट है। इसका 1% कितना होगा, 5.99। 1% होता है 5.99, इसका 599 का 100% 599 ही होता है। 10% क्या होगा, 59.9। 1% क्या होगा, 5.99। 0.1% क्या होगा, 0.599। मतलब तुमने 1 बढ़ाया, 1 बढ़ाया मतलब 0.599 बढ़ाया होगा और उसमें थोड़ा सा बढ़ाया होगा, मतलब तुमने 0.01% बढ़ाया। सॉरी 1% देख लिए थे, उसका तुमने क्या देखा, 0.1%, 0.1% और कुछ एक्स्ट्रा बढ़ाया। तो उतना ही आंसर ऊपर इसको लेके जाना है, 0.1 प्लस थोड़ा सा 0.15% ऐसा तुमने इसको बढ़ाया है। तो इसको उतना बढ़ा दोगे तो ये आंसर राइट होना चाहिए। करके देखो तो कितना आता है 600 बाई 5.99, कैलकुलेटर में करके देखो, देखो ना कितना बड़ा आता है। 600 बाई 5.99, 100.600 डिवाइडेड बाई 5.99, 0.16। देखो 1 था तो मैंने बता दिया ना कितना परसेंट इंक्रीज किए थे हमने, 15.15% बढ़ाना था इसको 100 को। तो हम लोग पॉइंट कहाँ तक पहुँच जाते हैं, 100.15, मतलब 16 आंसर था एक्चुअल आंसर, वहाँ तक हम लोग एग्जैक्ट आंसर तक पहुँच सकते थे। तो मैंने क्या बताया, अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो राइट आंसर के लिए भी तुमको अपने आंसर को बढ़ाना पड़ेगा। और कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, जितना परसेंट तुमने डिनोमिनेटर को बढ़ाया था उतना परसेंट तुमको अपने आंसर को भी बढ़ाना पड़ेगा। ये दो कॉन्सेप्ट समझ गए? ये वाला इजी वाला कॉन्सेप्ट था, सिंपल है। अगर मैं इसको गिरा देता, मान लो 600 है, 600 बाई 6.1 है, 600 बाई 6.1। इसको क्या कर दूं मैं, राउंड फिगर लेने के लिए 6 कर दूं क्या, ठीक है। ऑप्शन अभी भी वही है, पहला ऑप्शन 100, दूसरा ऑप्शन 100.1, तीसरा ऑप्शन 99.9। रुक जा, अगर मैं इसको 6 पकड़ लूँ आंसर कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट में मेरा 100। अब तुमने क्या किया, डिनोमिनेटर को क्या किया था, डाउन किया था। तो राइट आंसर के लिए भी तुमको क्या करना पड़ेगा, डाउन जाना पड़ेगा। तो 100.1 होगा कि 99.9 होगा, अभी तो बताया कि तुमने डिनोमिनेटर को कमाया है तो तुमको राइट आंसर के लिए भी नीचे जाना पड़ेगा। तो
तो 99.9 मारेंगे हम लोग। कितना आ रहा है इसको कर तो 600 बाई 6.1, 99 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.1, 100 से नीचे आएगा, हाँ 100 से नीचे आना चाहिए, ठीक है। 98 ऐसा कुछ आ रहा है। तो तुमने क्या किया था, अगर तुमको एग्जैक्ट वैल्यू पे जाना है तो तुमने क्या किया था, 6.1 को तुमने 6 किया था, मतलब मैं बोल सकता हूँ 600 को तुमने 601 सॉरी 601 को तुमने 600 कर दिया था, सॉरी एक नहीं ना 10 है ये, छोड़ो मतलब परसेंटेज में आता है, ठीक है लिख ही देता हूँ। 600 10 को तुमने 600 किया था तो कितना गिराया था, 10 गिराया था, किस पे गिराया था, 610 पे गिराया था। तो ये 10 जो है 610 का कितना परसेंट है, 10% 61 होता है, 1% 6.1 होता है, तो 1% तो इसमें दिख ही रहा 10 में, तो मतलब 1% से ज़्यादा तुमको आंसर बढ़ाना पड़ेगा। तुम्हारा आंसर क्या आया था, सॉरी हमने क्या किया था, इसको गिराया था ना, तो 1% से ज़्यादा गिराना पड़ेगा, 100 से 1% से ज़्यादा गिराएंगे तो 98 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था, और वही आंसर आया था। तो हमने क्या सीखा कि डिनोमिनेटर में अगर तुम वैल्यू बढ़ाते हो तो राइट आंसर भी क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा राइट आंसर पाने के लिए, और जितना परसेंटेज तुमने बढ़ाया था उतना परसेंटेज तुमको भी अप्रोक्सीमेशन में बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल रिलेशन है। डिनोमिनेटर में जितना वैल्यू तुमने गिराया था राइट आंसर के लिए भी नीचे जाना पड़ेगा, और जितना परसेंटेज तुमने गिराया था उतना परसेंटेज नीचे जाओगे तभी तुमको राइट आंसर भी मिल जाएगा अप्रोक्सीमेशन में, डिनोमिनेटर के केस में। डिनोमिनेटर का केस सिंपल है। समझने वाली बात कहाँ पे है, तो न्यूमरेटर में, क्योंकि न्यूमरेटर में उल्टा होता है। 301 बाई 6 है, ठीक है, डिनोमिनेटर वाला समझ गया ना। न्यूमरेटर में क्या होता है, 301 बाई 6 है, तो मैं इसको कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए 300 बाई 6 लिख दूं, इजी हो जाएगा, तब आंसर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा ना। अरे 30 बाई 6 5 टाइम्स में 5 और 0 50। अब देखो तुमने क्या किया था, राइट आंसर अब दो ऑप्शन है, 49 पॉइंट समथिंग या 51 पॉइंट समथिंग, 51 पॉइंट समथिंग आया, ठीक है 51 पॉइंट समथिंग। दो ऑप्शन है, 51 पॉइंट समथिंग होगा कि 49 पॉइंट समथिंग होगा। तुमने क्या किया, न्यूमरेटर को कमाया, तो अब देखो यही बात है, इसीलिए मैंने पहले डिनोमिनेटर बताया, क्योंकि ये न्यूमरेटर में क्या होता है, उल्टा होता है। तुमने अगर न्यूमरेटर को कमाया है, न्यूमरेटर मतलब क्या, ऊपर वाला पार्ट, अभी तक हमने किसका रूल पढ़ा था, दो केसेस डिनोमिनेटर वाला पढ़ा था, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था कि इसको बढ़ा रहे हो तो राइट आंसर के लिए भी बढ़ाओ, जितना परसेंटेज बढ़ाया था उतना परसेंटेज उसको भी बढ़ाओ, अगर इसको घटा रहे हो तो डिनोमिनेटर को जो राइट आंसर, जो तुमने आंसर निकाला राइट आंसर के लिए उसको भी घटाना पड़ेगा, उतना ही परसेंटेज घटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर तुमने इसको घटाया है तो राइट आंसर जो होगा वो ऊपर में होगा, उल्टा। तो 50 आया है तो राइट आंसर कितना होगा, 51 की तरफ हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल देता हूं, देखो तुमको समझ में आएगा। मान लो करके देखो 301 बाई 6 कर लो, डायरेक्ट पता चल जाएगा कितना आता है 301 बाई 6, 301 बाई 6 50.16, 50 के ऊपर है वैल्यू। बात समझ में आया। तुम अगर न्यूमरेटर को कमाओगे तो राइट आंसर ऊपर में होगा, अगर न्यूमरेटर को कमाओगे तो राइट आंसर ऊपर में, और न्यूमरेटर को बढ़ाओगे तो राइट आंसर नीचे में होगा, उल्टा जाता है न्यूमरेटर के केस में। देखो 299 बाई 6 है, इसको मैं अप्रोक्सीमेशन के लिए 300 बाई 6 पकड़ लूँ, फिर से आ गया 50। ऑप्शन तुम्हारे पास दो है, 49 पॉइंट समथिंग या फिर 50 पॉइंट समथिंग, या तो 50 से ऊपर होगा या 50 से नीचे,
कौन सा होगा? देखो इसको हमने क्या किया, बढ़ाया, न्यूमरेटर को बढ़ाया, तो राइट आंसर क्या होगा? उल्टा, 50 से नीचे। न्यूमरेटर का केस में उल्टा होता है, अगर न्यूमरेटर बढ़ा रहे हो तो राइट आंसर नीचे होगा, न्यूमरेटर कमा रहे हो तो राइट आंसर ऊपर होगा, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर के केस में सिंपल है, जितना बढ़ा रहे हो उतना बढ़ेगा, जितना घटा रहे हो उतना परसेंट घटेगा, ठीक है। और इसका डिटेल में हम लोग मेंसुरेशन में चलेंगे। अब हम लोग ये बात परसेंटेज के टर्म, जिसका परसेंटेज चैप्टर बढ़िया से क्लियर होगा ये और अच्छे से वो समझ सकता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन शुरू करते हैं। दिख रहा है वैल्यूज? ठीक है, इसको करना है। ऑप्शंस देखो क्या है, दूर दूर है, नन ऑफ दिस भी है, तब हमें करना ही पड़ेगा। चलो इसको करते, देखो अप्रोक्सीमेशन वाला कोई पहले दिखे। हाँ इसको करो, क्वेश्चन 3 को करो, इसमें अप्रोक्सीमेशन का बढ़िया यूज है। लोग दूर दूर बैठाया थे लोग को, किस लिए बैठाया, कौन शुरू किया? बात मत कर इस क्वेश्चन को कर, क्वेश्चन 3। 8.88 इंटू 88.8 इंटू 88। कैलसी नहीं यूज करना है, अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। इसको मैं 9 मान लूं, इसको मैं 89 मान लूं, इसको 88 मान लो, ठीक है। रुक जा, देख ऑप्शंस दूर दूर है। अब देख, अब मैं मल्टीप्लाई करूं 89 इंटू 88, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूं, चल 90 मान लेता हूं। इसका फ़ायदा ये है कि तुम जितना भी मानो, तुम अप्रोक्सीमेट करके वापस अपने आंसर पे आ सकते हो, कि तुमको पता है कि 88 को तुमने 90 पकड़ा था, तो 1.2 ज़्यादा पकड़ा था, तो परसेंटेज के हिसाब से तुम वापस उसको गिरा सकते हो। इसको 90 अगर मान लें, 9 9 ज़ा 81, 810 इंटू 88, इसको करें 8 8 ज़ा 64। अरे ऐसे ही कर लो ना, 88 इंटू 81, ऐसे ही सिंपल है। 8 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 64 और 8 72 का 2, 7 कैरी फॉरवर्ड, 8 8 ज़ा 64, 64 और 7 7 1 7 1 2 8 आ रहा है, एक ज़ीरो भी आ जाएगा, यहाँ पे था 7 1 2 8 0, ठीक है। अब देखो तुमको पता क्या होना चाहिए, तुम्हारा तो आ गया 71280। रुक जा, न्यूमरेटर में तुमने बढ़ाया कि डिनोमिनेटर में बढ़ाया? तुमने हाई वैल्यू पकड़ा है ना, न्यूमरेटर में बढ़ाया, तो आंसर क्या होगा? डाउन होगा। ये तो नॉर्मल केस में दिख रहा है तुमको, इसको बढ़ाया होता आंसर, राइट आंसर नीचे होना चाहिए। तो 71280 से आंसर नीचे होना चाहिए, 71280 से आंसर ये नीचे नहीं है, ये हो सकता है ये आगे है। रुक जा, दूसरे का मजा मत ले, तू तो बताया भी नहीं, ठीक है। क्या बताया? अभी बताया ना, ये बकैती मत कर, ठीक है। अब देख हमारा क्या आंसर आया, 71280। अगर तुमको डेड श्योर होना है कि एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो तुमने 88.8 पकड़ा था, 88.8 को तुमने पकड़ा था कितना? 90। तो तुम बोल सकते हो ना, तुमने 888 को तुमने 900 पकड़ लिया था, कितना बढ़ाया? 12।
ये 12 इसका कितना परसेंटेज है, इधर बढ़ाया था तुमने, इसका 1% कितना होता है 8.88, 888 का 1% कितना होगा 8.88, 1% निकालने के लिए 2 डेसिमल लेफ्ट में जाते हैं, डॉट यहाँ पे पड़ जाता है। तो 1% से ज़्यादा मुझे इंक्रीज करना है इसको, मतलब ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास। तो इसका 1% कितना होगा इस वैल्यू का, 1% 712, तो इसमें और 712 ऐड कर देते तो मान लो 71,000 क्या हो जाता, 72,000 के आसपास, और ऊपर थोड़ा आंसर होता, नहीं सॉरी डिक्रीज करना था ना, 712 माइनस करना होता। और 1.5 हमने देखा था 300, 350 और चलो 1062 और माइनस करना होता, 1062 मतलब 7, हाँ 1000 माइनस किया 7, मतलब 70 के आसपास आना चाहिए। तो यही ऑप्शन है सबसे पास में, ये अभी भी बहुत दूर है, तो हम लोग उतना परसेंटेज गिरा भी देंगे। 889, 889 ज़्यादा कैलकुलेशन करना होता ना, 89 ना, 89 की जगह 90 पकड़े थे। अच्छा इसका बोल रहा है, इसका बोल रहा है 88.8 को हमने क्या 89 क्यों नहीं पकड़ा, पकड़ सकते हैं ना, और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने, और इजी कैलकुलेट करने के लिए मैंने 90 पकड़ा था, क्योंकि मुझे पता है कि राइट आंसर तक पहुंचने के लिए मुझे कितना नीचे जाना है वो मुझे अप्रोक्सीमेशन से आइडिया लग जाएगा। समझ में आया? अब इसको एक्चुअल मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है कैलकुलेटर में देखो, और इस 8 यहाँ पे भी सेम केस होता है, 888 को तुमने 900 पकड़ा था, बढ़ाया था कितना 12 यूनिट, 69391, नन ऑफ दिस था क्या ऑप्शन में, 693918 ठीक है, हम लोग अभी नन ऑफ दिस नहीं मान रहे, नहीं तो नन ऑफ दिस था इधर शायद, लेकिन नन ऑफ दिस को नहीं मानेंगे इसलिए क्योंकि अगर नन ऑफ दिस दिया हुआ है तो हमें पूरा एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। हम लोग अप्रोक्सीमेशन का क्लास कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट करना है हम लोग को, उसका टेक्निक सीख रहे हैं, ठीक है। तो पहला होगा, यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेशन अगर लगाते तो 888 को तुमने 900 पकड़ लिया, कितना बढ़ाया 12 यूनिट, मतलब फिर से 1.5% था बढ़ाया था, उतना 1.5% फिर नीचे गिराओगे तो और नीचे गिरता, ठीक है। न्यूमरेटर बढ़ाया तो नीचे जाने का है, न्यूमरेटर गिराया तो फिर ऊपर जाने का है, उल्टा जाना है न्यूमरेटर में कुछ अप्रोक्सीमेशन करते हो तो, ठीक है। उस बात को लिख लेना, हाँ डिनोमिनेटर में सिंपल रिलेशन है, डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो तो राइट आंसर के लिए भी ऊपर जाओ, डिनोमिनेटर घटा रहे हो तो राइट आंसर के लिए भी नीचे जाओ, सिंपल है। न्यूमरेटर में उल्टा होता है, इसको करो। क्वेश्चन 11, चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्या क्वेश्चन 11 इसको करो। 18.5 है, 21.4 है, 6255, इसको डिनोमिनेटर में पहले लेके जाओ, 18.5 टू 21.4, 21.5 इंटू 1.4 है यार, क्या 18.5 इंटू 21.4,
ऑप्शन क्या है? पास पास है, ऑप्शन पास पास है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वाह 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 वाह, कैलकुलेटर यूज करके दे इधर। यार अरे आंसर सीधा लिख रहा है उसको देख के। कैलकुलेटर यूज करके आंसर कर। हाँ सही है इसीलिए आया? नन ऑफ दिस नहीं, 4 ही ऑप्शन है। ठीक है, तू दे रहा है इतनी मुश्किल से तो पकड़ लेता हूँ। करें, किस चीज का क्लास चल रहा है? अप्रोक्सीमेशन का। इसको 20 पकड़ लूं, इसको 20 पकड़ लूं, जितना इसको गिराया, जितना इसको बढ़ाया उतना इसको गिराया, ऑलमोस्ट आसपास। तो 20 इंटू 20 400, तो 6255.22 डिवाइडेड बाई 400 करता हूँ। 400 करा तो इसमें 625 में एक 400 है, बच गया 225, 225 255। इसमें कितना 400 होगा? 5 5 लिखा तो 2000 चला गया, बच गया 255 और एक 2 लग गया। तो इसमें कितने 400 होंगे? तो 6, तो 25 हो गया तो 152 बच गया और एक 2 ले लिया। इसमें कितने हैं? ऑलमोस्ट 4, 15.64 आ रहा है, 15.64। अब देखो, मुझे पता था 15.64 आया, यहां से आंसर ऊपर होना चाहिए कि नीचे होना चाहिए? रुक जा, क्या गैस वैस निकला क्या शरीर में? इतना फ्री कैसे हो गया तू? हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम अचानक काम किया क्या तेरा? हाँ दे उसको खुली दे। हाँ, इधर देख, इसको 20 पकड़ने के लिए डिनोमिनेटर वाला क्या मैं बताया था, सिंपल होता है। डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो तो राइट आंसर के लिए बढ़ाओ, डिनोमिनेटर घटा रहे हो राइट आंसर के लिए घटाओ। इसको हमने 18.5 से 1.5 बढ़ाया था। 1.5 इसका कितना देख के लग रहा है? 1.85 होता है कितना? 10%, 10% से थोड़ा कम। 21.4 को हमने 1.4 घटाया था। ये 1.4 इसका कितना है? इसका 1% होता है, अच्छा 10% होता है 2.14, मतलब परसेंटेज जो है यहाँ पे हमने कम घटाया है और इसको हमने क्या किया है? ज़्यादा बढ़ाया है। इसीलिए परसेंटेज में अगर तुमने इसको ज़्यादा बढ़ाया है, और परसेंटेज में बोल रहा हूँ, वैल्यू में नहीं, परसेंटेज में इसको तुमने ज़्यादा बढ़ाया है, इसको कम परसेंटेज बढ़ाया है, मतलब फाइनली क्या होगा? परसेंटेज ज़्यादा बढ़ा है। तो 15.614 से आंसर ऊपर की तरफ होना चाहिए। अच्छा बड़ा ज़्यादा रहेगा। डिनोमिनेटर वाला सिंपल होता है ना, तुमने परसेंटेज ज़्यादा बढ़ाया तो राइट आंसर भी बढ़ना चाहिए, डिनोमिनेटर घटाया तो राइट आंसर भी घटना चाहिए। तो 15.64 के ऊपर होना चाहिए, 15.64 के ऊपर ही है 15.8, मतलब ये नहीं हो सकता। बात समझ में आया?
जिसका परसेंटेज अच्छा है ना वो बढ़िया से कर सकता है इसको। इस ऑलमोस्ट हमने इसको 10% के आसपास बढ़ाया है। सर पहले परसेंटेज दे दो ना। परसेंटेज का शीट दिया है ना तेरे को, उसमें वीडियो स्कैन करके देख लेना अगर तूने मेरा परसेंटेज का क्लास नहीं किया तो। वन, रुक जा, 1.4, 2.1 का आधा, यहाँ पे ऑलमोस्ट 6.66% घटा है। ये देख मैं कैसे निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं परसेंटेज अच्छा है। और ये ऑलमोस्ट कितना है 1.5, तो यहाँ पे 7.5% के आसपास बढ़ा है। ठीक है, तो ज़्यादा परसेंटेज बढ़ाया था, कम परसेंटेज गिराया था, तो इसलिए फाइनली आंसर क्या होना चाहिए, ज़्यादा परसेंटेज बढ़ना चाहिए। तो 15.64 जो हमारा अप्रोक्सीमेट करके आया था, इसको क्या 20 और 20 पकड़ लिया था मैंने, 20 इंटू 20 क्या 400, तो इस पूरे वैल्यू को 400 से डिवाइड किया था और मुझे पता था कि आंसर और ऊपर होना चाहिए। समझ में आया? आगे बढ़े, इसको करो क्वेश्चन 12, वो तो दिख ही रहा है, फटाफट करो। क्वेश्चन 12 में कुछ है क्या? कुछ मत, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसको करो क्वेश्चन 13, 12 14, 13 करो फटाफट। जो पहले करेगा उसको घर जाने को नहीं, कैडबरी मिलेगा। टेबल उठा के मारूंगा अब तेरे को, याद नहीं करके आज सुनाया तो। 11 बज के। तो बहुत कॉन्फिडेंस से गलत आंसर बताता है, एक बार चेक कर ठीक से। देखो एक तो फर्स्ट या फोर्थ आएगा, अभी वो तो है। अरे इसमें तो प्लस ही करना है यार, प्लस माइनस करना है, इसमें क्या है। इसलिए बोला फर्स्ट और फोर्थ में से कौन सा तो है, अभी आप चेक करना पड़ेगा फोन पे। आप चेक करो अभी फोन पे ऑप्शन क्या है पास में, देखो 547.17, 547.77। हमें तो ये सब से मतलब ही नहीं है, बस पॉइंट ही कैलकुलेट करेंगे, ये आगे वाला वैल्यू भाड़ में जाए, है ना। ऑप्शन मैच कर रहा है कि लास्ट का, अच्छा 77 है, 70, 4 पकड़ ले। चलो तो इतना रिक्वेस्ट कर रहा तो पकड़ ले, रुक जा, पहले ऑप्शन ये करता ना 46, रुक जा, ये 0.46 में से 0.47 माइनस होगा तो 0.01 बच जाएगा माइनस में, इसमें से माइनस करेंगे तो दिख ही रहा है 0.71 होना चाहिए आंसर लास्ट में, या 0.71 एक ही ऑप्शन है। ले, तो इतना बेवकूफ़ी क्यों कर रहा है, अप्रोक्सीमेशन ये तो इसका था बस, डिनोमिनेटर भी नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, डेसिमल पॉइंट के उधर वाला देखना था बस। आगे बढ़ते हैं। क्यूब रूट दिया, ये सब कुछ ना है, इसको कर 16, कर दो फटाफट। समझा नहीं, लिखा तो हुआ है इनटू डिवाइड, इसको क्या पकड़ लो, 112 इंटू 5 कितना होगा, 111, क्या 99 तो इधर थोड़ा लोचा चल रहा है क्या, हाँ। 112 इंटू 5 कितना होता है, सही बताया 560 डिवाइडेड बाई 14 माइनस 11, ये रहा ना, इधर प्लस है, उधर जाके क्या होगा माइनस, 14 से कटेगा कितना आएगा
14 के टेबल में कितनी बार में 56 आता है मिस्टर सियाना? रुको मैं 7 से करता हूँ ना आराम 7 से आराम से करना है। टेबल 14 का याद क्यों करना है जब 7 से काट सकते हैं? इतना 40 माइनस 11 कितना होता है? तो बस देखो मैं देखो अवार्ड रिवॉर्ड कुछ दूं क्या? हाँ? अफीम गांजा चरस का सेवन सुबह सुबह करके आता है। ठीक है, इसको कर फटाफट। क्या किया माइनस? क्या किया? 40 में से 11 माइनस किया क्या? 29 होगा ना? 29 कहाँ है? 29 होगा ना इधर, ये था 29। दिखता नहीं है क्या तुम लोग को? चलो 17 करो, उसका फटाफट करो। फटाफट करो। क्या पकड़ो इसको? 25% निकालने के लिए फ्रैक्शन में उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 1/4। 25% मतलब 1/4, इसको 4 से डिवाइड करना था, हो गया 21। 21 डिवाइडेड बाई 7, ये 7 पकड़ो, आ गया कितना? 3। फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इतना तक ही रखते हैं।